नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। वहीं यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर मचे घमासान की। और चलते चलते बात पंचायत चुनाव से पहले यूपी में मायावती की सियासी अगाड़ी की। तो चलिए अब खबरें विस्तार से जान। भारत और यूरोप के रिश्तों में मंगलवार को एक नया इतिहास रच गया। दरअसल 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो महा डील हो गई जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। बता दें कि इस मदर ऑफ ऑल डील्स दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। डील को लेकर बड़ा ऐलान। यूरोपीय संघ के निर्यातकों को शुल्क में हर साल 4 अरब यूरो तक की बचत होगी। बियर पर टैरिफ घटाकर 50% किया गया है। शराब पर लगने वाले टैरिफ में 40% की कटौती की जाएगी। कार कमर्शियल व्हील को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। लेकिन हर साल 2,50,000 का कोटा रखा गया है। जैतून के तेल, मार्जरीन और वनस्पति तेलों पर लगे शुल्क समाप्त किए जाएंगे। फलों के रस और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पर लगने वाले शुल्क समाप्त किए जाएंगे। यूरोपीय संघ के लगभग सभी रासायनिक उत्पादों पर लगे टैरिफ को समाप्त किया जाएगा। मशीनरी पर लगे 44% तक के शुल्क को काफी हद तक समाप्त कर दिया जाएगा। केमिकल्स पर लगने वाले 22% तक के शुल्क को काफी हद तक समाप्त किया जाएगा। दवाओं और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर 11% तक के शुल्क को काफी हद तक समाप्त किया गया है। एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट पर लगने वाले टैरिफ को जीरो कर दिया गया है। भारत को एक्सपोर्ट होने वाले यूरोपीय संघ के 90% से अधिक सामानों पर लगने वाले शुल्क या तो समाप्त कर दिए जाएंगे या फिर कम कर दिए जाएंगे। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने में भारत की मदद के लिए अगले 2 वर्षों में यूरोपीय संघ द्वारा 500 मिलियन यूरो की सहायता दी जाएगी। यूरोपीय संघ के ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट और व्यापार रहस्यों के लिए मजबूत सुरक्षा। नए व्यापार और रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद है। छोटी कंपनियां बिजनेस और मजबूती मिलेगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान नई दिल्ली में किया गया है। इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है क्योंकि यह दुनिया के 2 सबसे बड़े बाजारों को जोड़ता है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मुक्त व्यापार समझौते की आधिकारिक घोषणा की। ये डील वैश्विक व्यापार के 1/3 हिस्से के सीधे प्रभावित करेगी। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में यूरोपीय कमीशन चीफ लेन और यूरोपीय काउंसिल चीफ एंटोनियो कोस्टा के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत की। इसमें भारत EU संबंधों, ट्रेड डील समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। समझौते में भारत को क्या फायदा? भारतीय कपड़े, जूते और लेदर पर लगने वाले 10% ड्यूटी कम या खत्म हो सकती है। भारत गारमेंट, लेदर और फुटवेयर सेक्टर को फायदा होगा। फ्रांस, जर्मनी जैसे EU देश भारत में डिफेंस फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। इससे भारतीय कंपनियों को EU के डिफेंस फंड्स तक पहुंच मिल सकती है। फार्मा और केमिकल सेक्टर में भारत का व्यापार हर साल 20 से 30% तक बढ़ सकता है क्योंकि दवाओं की मंजूरी और नियम आसान होंगे। यूरोप के टैक्स से भारत को राहत मिलने की उम्मीद है जिससे स्टील, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन जैसे सेक्टरों को फायदा होगा। भारत में यूरोप की शराब, कारें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सस्ते मिल सकते हैं क्योंकि उन पर लगने वाला भारी टैक्स घटेगा। समझौते से यूरोप को क्या फायदा? यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। इससे भारत में यूरोपियन शराब सस्ती मिलेगी। BMW, मर्सिडीज, पोर्शे जैसी यूरोपीय प्रीमियम कार कंपनियों के लिए भारत में बिक्री आसान होगी। अभी इन कारों पर 110% टैक्स लगता है जो डील के बाद 40% और आगे चलकर 10% तक आ सकता है। भारत सरकार 15,000 यूरो से महंगी कुछ यूरोपीय कारों पर तुरंत टैक्स घटाने पर सहमति दे दी है। 19 साल से रुकी थी भारत EU ट्रेड डील। भारत और EU बीच ट्रेड डील पर बातचीत 2007 से शुरू हुई थी लेकिन 2013 में रुक गई। वजह यह थी कि कई मुद्दों पर दोनों की सहमति नहीं बन पाई।
दरअसल ईयू चाहता था कि भारत खेती और डेयरी सेक्टर खोले, लेकिन भारत को डर था कि इससे किसानों को नुकसान हो। शराब और कारों पर टैक्स घटाने की मांग पर भी भारत तैयार नहीं हुआ। ईयू चाहता था कि उसके 95% से ज्यादा एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म किया जाए, जबकि भारत सिर्फ 90% तक ही तैयार था। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, लेकिन अब तक विदेशी कार कंपनियों की हिस्सेदारी यहाँ 4% से कम रही है। ऊंचे टैक्स की वजह से कंपनियां सीमित मॉडल ही यहाँ पर बेच पाती थी। टैक्स कम होने से कंपनियां सस्ती कीमत पर ज्यादा मॉडल बेच सकेंगी और बाजार को परख सकेंगी, जिसके बाद वे भारत में और निवेश कर सकती हैं। इस समझौते में भारत के कपड़ा, जेम्स, ज्वेलरी, फुटवेयर, चमड़ा, हस्तशिल्प जैसे लेबर बेस्ड सेक्टर्स को भी बड़ा फायदा मिलेगा। भारत चाहता है कि इन प्रोडक्ट्स को यूरोपीय मार्केट में कम या जीरो टैक्स पर एंट्री मिले। ये मांग भारत ने दूसरे व्यापार समझौते में रखी थी और कई जगह सफल भी रही। यूरोपीय यूनियन की ओर से कारों और शराब जैसे वाइन, स्पिरिट्स पर टैक्स कम करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। एफटीए से डेयरी सेक्टर को रखा गया बाहर। आपको बता दें कि इस फ्री ट्रेड समझौते के कृषि डेयरी सेक्टर को बाहर रखा गया है। भारत को डर है कि यूरोपीय कृषि प्रोडक्ट से उसको किसानों की इनकम पर असर पड़ सकता है। वहीं यूं भी अपने किसानों को लेकर सतर्क है, इसलिए इन मुद्दों को समझौते में शामिल नहीं किया गया है। वहीं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि इस सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध बनाता है। भारत के लिए सुनहरा मौका है। भारतीय कपड़े, जूते, लेदर और ज्वेलरी बिना किसी बाहरी टैक्स के यूरोप के बाजारों में बिकेंगे। इससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पंख लगेंगे और लाखों नव रोजगार पैदा होंगे। लग्जरी कारों, वाहन, हाईटेक मशीनों पर भारत अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगा। कारों पर 110% लगने वाली ड्यूटी अब घटकर महज 10% तक आ जाएगी। इससे भारतीय ग्राहकों को भी फायदा होगा। सिर्फ सामान ही नहीं, सेवा पेशेवर के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। साथ ही रक्षा और जलवायु परिवर्तन पर भी बड़े साझेदारी हुई है। हालांकि इस समझौते को पूरी तरह लागू होने में अभी कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन व्यापार समझौते की घोषणा ने साफ कर दिया है कि भारत अब की नई आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। विश्वविद्यालय में समानता के नाम पर एक नया विवाद जन्म ले चुका है। यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 ने कैंपसों में विरोध का तूफान खड़ा कर दिया। सरकार इसे ऐतिहासिक सुधार बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन के नए नियम पहले के ड्राफ्ट में एससी और एसटी छात्रों की बात थी। भारी विरोध के बाद अब इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया। हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ईओसी और एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है। कैंपस में भेदभाव पर नजर रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड और 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकती है, अनुदान रोका जा सकता है या उन्हें डिग्री देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
पहले के ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था, जिसे अब हटा दिया गया ताकि शिकायतकर्ता डरे नहीं। नियम के कुछ सेक्शन विशेष रूप से विवादित हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि सेक्शन 3C अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत आजादी के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा सामान्य वर्ग यानी कि सवर्ण समाज के छात्र और शिक्षक भी नाराज हैं। बरेली के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि नया नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को अपराधी बनाने जैसा है। वहीं छात्र और शिक्षक दोनों का कहना है कि नियम एक तरफा है, झूठी शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था नहीं है और सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। यूजीसी का पक्ष क्या है? वहीं यूजीसी का कहना है कि यह नियम उच्च शिक्षा के समान अवसर और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। आयोग के अनुसार बिना निगरानी व्यवस्था के पिछड़ी जातियों के खिलाफ भेदभाव रोकना मुश्किल है। यूजीसी ये भी कहता है कि नियम धीरे धीरे लागू होंगे और उद्देश्य सिर्फ समान अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूजीसी का नया नियम शिक्षा प्रणाली में समानता और सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास है, लेकिन इसके कुछ सेक्शंस विवादित हैं। टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक सभी इस बात पर चिंतित हैं कि नियम सवर्ण छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों के खिलाफ तो नहीं जा रहा। अब इस समय सामान्य जो वर्ग है वो अलग हो चुका है, मानसिक रूप से बिल्कुल अलग है। इसका आप अगर सोशल मीडिया में अध्ययन करेंगे और जितने प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा सरकार इस समय अल्पमत में आ चुकी है केंद्र और राज्य में। और ये दोनों जो है इस समय जो है न तो आप देखेंगे जनतंत्र है न गणतंत्र है, इस समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रमतंत्र है। ये जो बीजेपी का नाम है, ये पहले रही होगी कभी भारतीय जनता पार्टी, इस समय ये विदेशी जनता पार्टी बन चुकी है। ठीक, तो अभी आपने क्या सोचा अपने बारे में? तो क्या कुछ नहीं, अब जैसा जो है समाज डिसाइड करेगा, समाज की प्रतिक्रिया आने दीजिए। समाज में जो हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि है, जो ब्राह्मण MP MLA है, उनकी प्रतिक्रिया आने दीजिए। मेरा तो उनसे जो सवाल है क्योंकि उनको जो है रहनुमा बनाकर हमारे जो समाज के लिए सोचना था वो किसी भी जगह उन्होंने जो संसद में आप देखिए SC ST है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो एक पर्टिकुलर धारा को निरस्त किया कि पहले जांच होगी फिर FIR के बाद जो है उसको अरेस्टिंग होगी। इस पर भी कोई भी ब्राह्मण MP MLA नहीं बोला। अब कितनी शर्मनाक बात है। जो प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस होता है, बॉडी ऑर्टम पार्टम जो सिद्धांत होता है लॉ का, ये अदर पार्टी, आपने उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के खिलाफ जाके आपने उसमें मतदान किया है। विवाद और विरोध के मुख्य कारण। आलोचकों का कहना है कि यह नियम केवल SC ST OBC को सुरक्षा देता है। जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव के लिए इन पर कोई जगह नहीं है। झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान हटाने से कई शिक्षकों और छात्रों को डर है कि इस नियम का इस्तेमाल निजी रंजिश निकालने के लिए किया जा सकता है। इक्विटी स्क्वाड और पीयर रिपोर्टिंग जैसे शब्दों को लेकर छात्रों का कहना है कि इससे कैंपस में खुला संवाद खत्म होगा और हर कोई एक दूसरे पर शक करेगा। एक वर्ग इसे वो कल्चर का हिस्सा मान रहे जो उनके अनुसार योग्यता से ज्यादा पहचान को महत्व देता है। कठोर दंडात्मक कार्रवाई के नियम, अनुदान रोकना, डिग्री देने या नए प्रोग्राम शुरू करने पर रोक, संस्थान की मान्यता रद्द करना। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद ये विवाद राजनीतिक रूप से बढ़ गया है। उन्होंने पॉलिसी से सहमति जताई है और इसके विरोध को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा था उसे इस्तीफे की वजह बताया। इसके तुरंत बाद बीजेपी युवा विंग के एक नेता ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये नियम सुधार के बजाय बंटवारा बढ़ा रहा है और छात्रों और शिक्षकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर सीधा जवाब नहीं दिया। यही कि नियमों का समीक्षा की जाएगी या उन्हें रोका जाएगा। फिलहाल उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और नियमों का मकसद समानता को बढ़ावा देना है, न कि टकराव को। हालांकि सलाह मशवरे या संभावित संशोधनों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। बता दें कि जो रेगुलेटरी बदलाव के तौर पर शुरू हुआ था वो अब एक राजनीतिक और वैचारिक टकराव का मुद्दा बन गया, जिसमें जातिगत भेदभाव की चिंताओं का मुकाबला जरूरत से ज्यादा दखल रही, सही प्रक्रिया की कमी और कैंपस में ध्रुवीकरण के डर से हो रहा है। इस्तीफे बढ़ते जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन फैल रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वो साफ करे कि यूजीसी के नियम अपने मौजूदा रूप में रहेंगे या उन पर दोबारा विचार किया जाएगा। आलोचकों का कहना है कि ये नियम एक तरफा और स्पष्ट है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन विरोध प्रदर्शन, इस्तीफों और राजनीतिक बेचैनी की वजह बनता जा रहा है। मामले पर बीजेपी के अंदर भी उठापटक मची हुई है। आलोचकों ने इस्तीफे को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया है कि यूजीसी नियमों का विरोध सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक सिस्टम में भी पहुंच गया है। मामला यहाँ पे सर यूजीसी एक्ट जो भी पास हुआ है उसको लेकर
क्या समस्या है इससे? समस्या ये है कि इस बिल के पास होने से हमारे सोट समाज के जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उन पे अगर मान लीजिए कोई फेक एलिगेशन लगाता है या फिर उनके साथ कोई कुछ भी होता है तो वो सुनवाई सिर्फ SC/ST वर्ग के लोगों को होगी, हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं। 13 जनवरी 2026 को जो UGC के द्वारा एक कानून लाया गया है जो बात समानता करता है, लेकिन धरातल पर समानता के आधार पर सिर्फ उसका उल्लंघन दिख रहा है। समान जातियों के छात्रों के उत्पीड़न के संदर्भ में उनको और दबाने की बात की जा रही है और कमेटी में जो समानता समिति है उसमें समान जाति के लोगों को बना रखना और कहीं कहीं जो पहले कमेटियां पहले से विश्वविद्यालय में थी आंतरिक मामलों को सुदृढ़ करने के लिए IQC हो या प्रोटोरियल बोर्ड हो, लेकिन इन समितियों को सुदृढ़ की जगह ये नई कमेटी लाकर समाज में भेदभाव की स्थिति को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। UGC बिल को लेकर के विरोध है। UGC बिल हमारे सवर्ण समाज के छात्र के साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसी को लेकर के। ये जो UGC कानून आया है इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के कोर वोटरों को नुकसान माना जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पे है। क्या इसको किस तरीके से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को अगर ने सींचा है तो समरणों ने सींचा है। अगर किसी ने उनको आज यहाँ मुकाम तक पहुँचाया है तो समरणों ने पहुँचाया है। अपने खून पसीनों को सींच करके आज यहाँ तक उनको बनाया है तो उनको गिराने का काम यही लोग करेंगे अगर UGC बिल वापस तो। डिस्क्रिमिनेशन के तहत होने वाली प्रमुख घटनाएं। रोहित वेमुला मामला हैदराबाद विश्वविद्यालय 2016। डॉक्टर पायल तड़वी मामला नायर अस्पताल मुंबई 2019। अनीश मीना एम्स 2012। ऋषितेश्वरी मामला आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय 2015। डॉक्टर सुब्रमण्यम सिदेरका IIT कानपुर 2018-19। दर्शन सोलंकी मामला IIT बॉम्बे 2023। आपको बता दें कि पिछले 5 वर्षों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% इजाफा हुआ है। 2019 के एक अध्ययन के अनुसार वंचित वर्गों के लगभग 75% छात्र कैंपस में किसी न किसी रूप से भेदभाव महसूस करते हैं। लिहाजा UGC का पक्ष है कि हम सिर्फ संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, बिना कठोर नियमों के भेदभाव को खत्म करना संभव है। जबकि प्रदर्शनकारी छात्र कहते हैं कि समानता सबके लिए होनी चाहिए। ये नियम एक खास वर्ग को निशाना बनाने और कैंपस में डर का माहौल बनाने के लिए लाए गए हैं। जाहिर है मंशा नहीं हो सकती है, लेकिन तरीका विवादों में है। एक तरफ फांसी छात्रों को सुरक्षा देने की चुनौती है तो दूसरी तरफ नियमों के दुरुपयोग को रोकने का सवाल। अब गेंद केंद्र सरकार और अदालतों के पाले में है। क्या ये नियम संशोधित होंगे या विरोध की या आग और भड़केगी, देखना होगा। स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया। और आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हाथी एक बार फिर अपनी पुरानी चाल चलने को तैयार है। लोकसभा चुनाव झटकों के बाद मायावती ने अब गांव की सरकार के जरिए सत्ता के गलियारों में वापसी का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये क्या है, रिपोर्ट पे आप आते हैं। मायावती की रणनीति के 3 मुख्य बिंदु। मायावती के निर्देश हैं कि हर गांव में बसपा की छोटी कमेटियां बनाई जाए जो सीधे वोटर्स से संपर्क रहे। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को तेजी से सक्रिय किया जा रहा है। सोशल मीडिया और रैलियों के जरिए युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी। पीडीए के जवाब में दलित मुस्लिम OBC को मजबूती से जोड़ने पर जोर। खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश। यूपी में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी अब गांव चलो अभियान के जरिए जमीनी स्तर पर अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में। हालांकि बसपा का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव में गिरा है। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर कब्जा कर मायावती ये संदेश देना चाहती है कि बसपा अभी खत्म नहीं हुई। ये 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। बसपा के शक्ति प्रदर्शन की रणनीति। 2026 के पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी चर्चा आरक्षण की है। सरकार 2021 के आरक्षण फॉर्मूले पर ही चुनाव कराने के संकेत दे रही है। बसपा इसी मौके को भुनाना चाहती है। मायावती पिछड़े वर्ग को साथ जोड़कर अपनी ताकत दिखाना चाहती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी किंग मेकर बहुजन समाज पार्टी अब किंग बनने के लिए जमीनी स्तर से शुरुआत कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि 2026 के पंचायत चुनाव में पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी। इसके लिए पार्टी ने एकला चलो की रणनीति अपनाई है और किसी भी बड़े दल से गठबंधन की बजाय अपने कैडर वोट बैंक पर भरोसा जताया है। हालांकि प्रदेश की आम जनता ने यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि का भी शासनकाल देखा है और खासकर सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में
सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है, जिनके समाज के बीएसपी की प्रमुख नेता को भी सपा से अलग होने पर, जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग का नया स्वरूप। 2007 की अपनी ऐतिहासिक जीत को दोहराने के लिए मायावती फिर से भाईचारा कमेटियों को सक्रिय कर रही हैं। बीएसपी एक बार फिर दलित मुस्लिम समीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, विशेष रूप से उन मुद्दों पर जहां सपा के मुस्लिम आधार में सेंध लगाई जा सके। 2007 की तर्ज पर ब्राह्मण और सबट जातियों को भी साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस बार मुख्य जोर अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को बचाए रखने पर है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव पर फोकस करने में जुट गई है। इसके तहत मार्च माह से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की प्रदेश भर में जनसभा और रोड शो आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। पार्टी के युवा चेहरे के रूप में वो संगठन को मजबूत करने के साथ मूल वोट बैंक को भी संगठित करने की मुहिम चलाएंगे। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो मायावती के अंतिम मुहर के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की भी इनकी सरकार में हर स्तर पर काफी उपेक्षा की गई है। संसद में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित लाए गए बिल को भी सपा के सांसदों द्वारा फाड़ दिया गया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। बसपा की बड़ी चुनौतियां। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने और 2026 में राज्यसभा के एकमात्र सांसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद 4 दशकों में पहली बार बसपा का संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। मायावती ने लगातार किसी भी बड़े गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया है। यह रणनीति जोखिम भरी हो सकती है क्योंकि वर्तमान राजनीति ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है। दरअसल बसपा 14 साल का अपना वनवास खत्म करने के लिए इस बार हर दाव आजमाने जा रही है। तो सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर साफ कर दिया था कि वो अगले सभी चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी और पार्टी मूवमेंट के हित में कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगी। इससे पहले मायावती ने आकाश को यूपी और उत्तराखंड से दूर रखने का फैसला लिया था, लेकिन बदलते हालात में पार्टी अपने फैसलों को पलटने पर मजबूर है। पार्टी नेता लगातार जिलों में जाकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अन्य दलों के नेताओं को बसपा की सदस्यता दिलाई जा रही है। अब संगठन में नया जोश फूंकने के लिए आकाश आनंद को मैदान में उतारने की तैयारी है। आकाश इससे पहले बिहार में भी लगातार रोड शो और जनसभाएं कर चुके हैं, जिससे बसपा को कोई बड़ा नुकसान होने से बचने की मदद मिली थी। पार्टी अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब रही थी और उससे एक विधायक ने जीत हासिल की थी। क्या मायावती का ये पंचायत दांव विपक्षी दलों के समीकरण बिगाड़ पाएगा? क्या बसपा अपनी खोई हुई साख वापस पा पाएगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार गांव की चौपालों पर नीला झंडा फिर से लहराने की तैयारी पूरी है। स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।